बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस इमेज का सहारा लेंगे और फिर जो पीछे थ्योरी लिखी हुई है वो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अच्छा भाई, हमारे पास ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको पता है जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स के अंदर ही पाए जाते हैं और मोस्टली लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपर सरफेस पे नहीं पाए जाते, अपर सरफेस पे भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशनल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्टोमेटा जो है वो लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये लीफ का स्ट्रक्चर समझा दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि स्टोमेटा बनते कैसे हैं, कौन से सेल बनाते हैं, कहाँ से आते हैं। तो उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम लीफ का स्ट्रक्चर समझ लें। अच्छा देखें, पत्ते की जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर बनी हुई होती है जो कि पानी का एक्सेसिव लॉस होने नहीं देती। ऐसा नहीं है कि क्यूटिकल से पानी निकलता नहीं है, ज़रूर निकलता है, लेकिन एक्सेसिव लॉस होने ये लेयर नहीं देती। उसके बाद जो है ये हमारे पास एपिडर्मिस होती है, इसकी लीफ की अपर एपिडर्मिस कहलाती है, जो कि एपिडर्मल सेलों की बनी हुई होती है। ये आपको एपिडर्मल सेल भी नजर आ रहे हैं। फिर ये बीच वाला सारा हिस्सा है, फिलहाल इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे ये मीजोफिल सेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, और ये जो आपको साइड में दिखाया जा रहा है ये जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल है। और उसके बाद ये जो नीचे बिल्कुल दिखाई जा रही है ये लोअर एपिडर्मिस है। ये अपर एपिडर्मिस थी और ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है, और इसी तरह से ये लोअर क्यूटिकल है। सॉरी। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं लोअर एपिडर्मिस, ये बनी हुई है एपिडर्मल सेलों की। अब होता ये है कि जब प्लांट स्टोमेटा बनाने लगता है तो वो इन्हीं एपिडर्मल सेलों को मॉडिफाइड करता है, इन्हीं एपिडर्मल सेलों के अंदर कुछ चेंजेस लाता है। वो चेंजेस ये दो किस्मों की लाता है, एक स्ट्रक्चरल चेंजेस लाता है, दूसरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है। अब इस इमेज के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोमेटा कौन सी स्ट्रक्चरल चेंज लाता है और कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंज लाता है। सॉरी, एपिडर्मल से। अब आपको नजर आ रहा होगा, मैं मार्कर भी चेंज कर देता हूं ताकि हम अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट करते जाएं। अब ये जो है ये हमारे पास एपिडर्मल सेल हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और उनके अंदर आपको एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी नजर आ रहा होगा, है ना, और इनकी शेप भी आप लोगों को नजर आ रही होगी। अब हम मार्कर चेंज कर लेते हैं और आपको और भी अच्छे तरीके से समझाते हैं। कौन सा लगे, ये वाला लेते हैं। ओके। अब होता ये है कि ये जो हमारे पास एपिडर्मल सेल हैं, सबसे पहले ये क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। चेंज करके ये अपना स्ट्रक्चर कौन सा बना देते हैं, बीन शेप का बना देते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि ये बीन शेप का क्यों बनाते हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन अभी जस्ट इतना याद रखो कि ये स्टोमेटा बन कैसे रहे हैं। तो ये जो एपिडर्मल सेल थे ऊपर वाले, इन्होंने सबसे पहले पहले अपने स्ट्रक्चर को क्या किया, चेंज। और कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, बीन शेप का। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। उसके बाद आपको, अगर आप एपिडर्मल सेलों को देखो और ये जो नए सेल बन रहे हैं, मॉडिफाइड हो रहे हैं, इनको अगर आप गौर से देखो तो एपिडर्मल सेलों के अंदर आपको सिवाय न्यूक्लियस के बाकी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्लोरोप्लास्ट नजर आपको नहीं आ रहा, वैक्यूल आपको नजर नहीं आ रहा। जबकि हम ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेलों को अगर गौर से देखें तो इन्होंने अपने अंदर दो चीजें जो हैं फिजियोलॉजिकली अडॉप्ट कर ली हैं। एक, इन्होंने अपने अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट बना लिया है, जो कि आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कट में नजर आ रहा है। दूसरा, इन्होंने एक बड़ा सा क्या बना लिया है, वैक्यूल जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। यानी कि ये दो जो चेंजेस ये लाए हैं ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंज क्या लाए हैं, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन क्या लाए हैं, अपने सेलों की शेप को चेंज किया और बीन शेप बना दी। फिजियोलॉजिकल चेंज ये क्या लाए हैं कि अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट को डेवलप किया और एक बड़ा सा वैक्यूल अपने अंदर डेवलप किया। और इस तरह से अब ये जो दो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल हैं, अब ये एपिडर्मल सेल नहीं रहे, अब इन सेलों का नाम हम रखेंगे गार्ड सेल्स। ये जो दो सेल मैंने बनाए हैं इनको क्या कहा जाएगा, गार्ड सेल्स कहा जाएगा। अच्छा, अब ये स्टोमेटा किस तरह से बनाते हैं, स्टोमेटा किस तरह से खुलता है, बंद होता है, अब हम डिस्कस करने लगे हैं मैकेनिज्म के ऊपर। अब तक तो मैंने सिर्फ आपको इसका स्ट्रक्चर समझाया कि ये बनते कैसे हैं, कौन से सेल हैं जो अपने आप को मॉडिफाइड करके ये बनाते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म कुछ इसका यूं है, इनके स्टोमेटा के खुलने का, बंद होने का। देखिए, ये हमारे पास जो एपिडर्मल सेल हैं जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड किया है, जिन्हें अब हम गार्ड सेल्स कह रहे हैं, ये डिपेंड करता है इन गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के ऊपर।
टर्जिडिटी आप समझते हैं, पानी का एक प्रेशर होता है जिसे टर्गर प्रेशर कहा जाता है। तो पानी का जैसे इसके अंदर वो टर्गर प्रेशर डेवलप होता है तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। अब ये मोटे जैसे हो जाते हैं तो इनकी शेप ही कुछ ऐसी है कि बीच में ये छोटा सा क्या बन जाता है, स्पेस बन जाता है, और इस स्पेस को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमेटल पोर या स्ट्रोमेटा कहा जाता है। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि स्ट्रोमेटा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है, कोई सेल नहीं है। स्ट्रोमेटा सिर्फ और सिर्फ दो गार्ड सेल के बीच का एक छोटा सा स्पेस होता है, और वो स्पेस तब बनता है जब ये गार्ड सेल क्या होते हैं, टर्जिड होते हैं। इनके अंदर टर्गर प्रेशर बनता है, पानी का प्रेशर बनता है। वो कैसे बनता है वो हमारी एक अलग डिबेट होगी, इसी लेक्चर के अंदर थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई ना कि जो भाई स्ट्रोमेटा है वो कोई सेल नहीं है, वो कोई टिश्यू नहीं है। स्ट्रोमेटा इज जस्ट अ स्पेस बिटवीन टू गार्ड सेल्स। तो आपसे पूछा जाता है कि हर स्ट्रोमेटा के सराउंडिंग में कितने गार्ड सेल होते हैं, तो 2 गार्ड सेल। ये कई बार पीएमसी की टेस्ट में क्वेश्चन जो है आ चुका है। आपसे पूछा जाता है कि गार्ड सेल जो है वो कहां से मॉडिफाइड होते हैं, तो वो एपिडर्मल सेलों से मॉडिफाइड होते हैं। गार्ड सेल और एपिडर्मल सेलों में क्या फर्क होता है कि गार्ड सेल की और एपिडर्मल सेलों की दोनों की शेप का फर्क होता है। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो बीन शेप के होते हैं। दूसरा फिजियोलॉजिकल फर्क ये होता है कि एपिडर्मल सेलों के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अब जब भी गार्ड सेल टर्जिड होते हैं तो इनकी शक्ल ही कुछ ऐसी है, बीन शेप ऐसी है कि मजबूरी में ही बीच में स्पेस बन जाता है। यही तो वजह थी इन्होंने बीन शेप ही अडॉप्ट की। तो जब ये टर्जिड होते हैं तो ये स्पेस बन जाता है जिसे स्ट्रोमेटा कहा जाता है। अब यहाँ से गैसेस भी एक्सचेंज होती हैं, ट्रांसपायरेशन भी होती है, सब कुछ होता है। अब जब स्ट्रोमेटा को बंद करना होता है, जब ट्रांसपायरेशन नहीं करवानी होती या रात का टाइम होता है, जब स्ट्रोमेटा मोस्टली क्लोज होने लग जाते हैं, तो हम गार्ड सेल के अंदर जो बना हुआ टर्गर प्रेशर है उसको हम क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। जैसे गार्ड सेल का बना हुआ टर्गर प्रेशर लूज हो जाता है, ये इस तरह से दोबारा से बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखें ये जो दोनों गार्ड सेल है इनका टर्गर प्रेशर लूज हो चुका है। आपको कहीं बीच में स्पेस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रोमेटा क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो यानी स्ट्रोमेटा का खुलना और स्ट्रोमेटा का बंद होना ये डिपेंड करता है गार्ड सेल की टर्जिडिटी के ऊपर। अगर गार्ड सेल टर्जिड है तो स्ट्रोमेटा खुला रहेगा, अगर गार्ड सेल फ्लैसिड है तो स्ट्रोमेटा क्या रहेगा, बंद रहेगा। अब आप सब लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो गार्ड सेल है इन्होंने क्लोरोप्लास्ट को जो अडॉप्ट किया, या ये जो बड़ा वैक्यूल इन्होंने अडॉप्ट किया, ये फंक्शनल अडॉप्टेशन जो इन्होंने ली, क्या मकसद था? कहीं टर्गर प्रेशर के अंदर, टर्जिडिटी के अंदर इस क्लोरोप्लास्ट का तो रोल नहीं है? तो जो मुझे कंटिन्यूस सुनते आ रहे हैं उनको तो जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मैं बातें मैं पहले भी कर चुका हूं बहुत सारे और चैप्टरों के अंदर। लेकिन जो मुझे बीच से सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं एक बार दोबारा से भी रिपीट कर देता हूं, मैं मैकेनिज्म आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको 2 टर्म समझाना चाहता हूं। एक टर्म होती है वाटर पोटेंशियल और दूसरी टर्म होती है सॉल्यूट पोटेंशियल। इन 2 टर्म्स के बगैर आपको ये टॉपिक कभी भी समझ नहीं आएगा। आई मीन हमारा जो अगला एक टॉपिक है जिसमें हम फ्लेम लोडिंग पढ़ेंगे वो भी कभी समझ नहीं आएगा, तो इनको अभी से समझ लो। हालांकि मैं इसी चैप्टर के अंदर ये पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। देखो भाई ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ठीक है। ये बहुत सारे किसके मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ये बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं आपको पता है ये एक जगह पे नहीं रहते, मूव करते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल यहाँ मूव करके आता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं ये कहलाता है वाटर पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल, के पानी की वो एबिलिटी कि पानी का मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाए, दिस इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरीके से इनका वाटर पोटेंशियल कम कर दूं। अभी देखो इनका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, ये बिल्कुल यहां तक आ सकता है, ये यहां तक जा सकता है, यानी हर जगह ये जा सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इनका वाटर पोटेंशियल कम कर दूं तो मैं इनके साथ क्या ऐसा करूं कि इनका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा? तो मैं इनके अंदर एक और चीज ऐड कर दूंगा जिसका नाम क्या है, सोल्यूट। कोई भी सोल्यूट उठा के मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगा। ये जो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं ये सारा का सारा क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। ये जो स्काई ब्लू से मैं बना रहा हूँ ये सारा सोल्यूट है। अब मैं जैसे जैसे इसके अंदर सोल्यूट ऐड करता जाऊंगा तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल पहले आजाद घूम रहे थे, ये मॉलिक्यूल यहाँ से मर्जी से यहाँ पे आ रहा था, ये मर्जी से अब ये नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मैंने सोल्यूट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूट के ऐड करने की वजह से वाटर पोटेंशियल कम होता है।
तो याद रखना जहां पे सोल्यूट पोटेंशियल होगा वहां पे वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, कम होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास प्योर वाटर है और मैं उसका वाटर पोटेंशियल कम करना चाहता हूं, तो बताओ मैं क्या करूं, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर आप इसके अंदर सोल्यूट को क्या कर दें, ऐड कर दे। जैसे मैं सोल्यूट को ऐड करता जाऊंगा तो इसका वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा और सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब मैं समझाता हूं कि आपको सोल्यूट पोटेंशियल किसे कहा जाता है। देखिए पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, यानी पॉजिटिव चार्ज भी रखता है, नेगेटिव चार्ज भी रखता है। तो पानी की एक बहुत बुरी आदत है, एक बहुत गंदी आदत है, जहां पे भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा देखता है। फॉर सपोज करो यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे जो है पानी का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। तो जहां पे भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा देखेगा वहां पे ये खिंचा चला जाता है। ये पानी की नेचर है, क्योंकि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इस पे ऊपर तो कोई डिबेट है ही नहीं हमारी। तो सोल्यूट पार्टिकल की वो एबिलिटी कि वो पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचे, ये सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। जहां पे भी सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पे पानी का फ्लो होगा, यानी जहां पे सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी वहां पे पानी का क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहां सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, है ना। तो आपको पता है कि पानी कहां से कहां मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब आपने यहाँ का जो सोल्यूट पोटेंशियल था उसको बढ़ा दिया, वाटर पोटेंशियल को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जाहिर सी बात है पानी कहां से कहां मूव करता है, आपने पढ़ा हुआ है ना ऑस्मोसिस के अंदर, हमेशा हायर टू लोअर। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, हायर टू लोअर। तो सोल्यूट की ये एबिलिटी होती है कि वो पानी को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। दिस इज कॉल्ड ए सोल्यूट पोटेंशियल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वाटर पोटेंशियल भी समझ आ गया होगा और आपको सोल्यूट पोटेंशियल भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि इन्होंने क्लोरोप्लास्ट को और वैक्यूल को अडॉप्ट क्यों किया। देखें यहाँ पे हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, जैसे इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर लाइट लगेगी, सनलाइट जैसे लगेगी, सनलाइट जैसे लगेगी तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। भाई इस बात से सारे एग्री करते हो, नहीं करते? हम सारे एग्री करते हैं। जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा, वो ग्लूकोज बहुत सारा बनता जाएगा, अपने मॉलिक्यूल को जोड़ के स्टार्च बना लेगा, क्योंकि ग्लूकोज जब आपस में मिल जाते हैं तो आपको पता है कि वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। तो इसके सेल के अंदर ये जो गार्ड सेल है, यहाँ पे लाइट लग रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ रही है, स्टार्च की अमाउंट बढ़ रही है। अब आप सारों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि ग्लूकोज एक सोल्यूट है या सॉल्वेंट है? तो अंडरस्टूड बात है, वो एक सोल्यूट है। तो जब ये सोल्यूट की अमाउंट यहाँ पे बढ़ रही है तो क्या होगा, इसका वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। जैसे कम होता जाएगा तो ये क्या करेगा, साइड वाले जो एपिडर्मल सेल हैं, ये जितने भी आप साइड वाले एपिडर्मल सेल देख रहे हैं, इनके बाहर जो मेसोफिल सेल हैं, उन सारों से ये पानी खींचना शुरू कर देगा। जैसे पानी खींचना शुरू कर देगा तो ये गार्ड सेल्स जो है ये पानी सारा इस वैक्यूल में जमा करता जाएगा। ये वैक्यूल जैसे बड़ा होगा तो यहाँ पे एक प्रेशर बनेगा पानी का, जिसे टर्गर प्रेशर कहा जाता है। उसकी वजह से इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या आती है, टर्जिडिटी आती है और ये स्टोमेटा यहाँ पे खुल जाता है। तो अब आप लोगों को समझ आया कि ये जो गार्ड सेल है इन्होंने क्यों क्लोरोप्लास्ट को अपने अंदर अडॉप्ट किया, ताकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो और यहाँ पे स्टार्च की, ग्लूकोज की अमाउंट बढ़े, यहाँ का सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो, ताकि साइड वाले सेलों से ये पानी को अपनी तरफ खींच सके, क्योंकि पानी वहां जाता है जहां सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होता है। और यहाँ पे जैसे पानी आता है तो वो पानी उठा के वैक्यूल में डाल देता है, वैक्यूल जैसे भर जाते हैं तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, उसकी वजह से ये गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा खुल जाते हैं। फिर जिस तरह से लाइट खत्म होती है, रोशनी नहीं लग रही होती, तो गार्ड सेल पता है क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्च जो ग्लूकोज जो स्टार्च इन्होंने स्टोर किया हुआ होता है वो दोबारा से इन एपिडर्मल सेलों को, फिर मेसोफिल सेलों को देना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ से ये स्टार्च निकलेगा या ग्लूकोज निकलेगा तो यहाँ का सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे कम होता जाएगा तो आपको पता है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पानी यहाँ से मूव करके जहां से हमने लिया था वहां दोबारा जाना शुरू हो जाएगा। तो ये गार्ड सेल का जो टर्गर प्रेशर था वो खत्म हो जाएगा, इनकी जो टर्जिडिटी थी वो खत्म हो जाएगी। ये इस तरह से दोबारा वैक्यूल इस तरह से दिखने लग जाएगा और ये फ्लैसिड हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से चपक जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा किस्सा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है ना, वो वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल का किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है।
अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप बताओ कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे कहेंगे कि सर वो लाइट है, क्योंकि देखो जब तक लाइट नहीं होगी तो क्लोरोप्लास्ट किस काम का है? लाइट होगी तभी तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा। अब लाइट ही नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कहां से करेगा? ग्लूकोज कहां से बनेगा? तो यानी कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है, पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास लाइट है। एक और फैक्टर भी है, वो भी आप लोगों को समझाता हूं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम इसकी पूरी की पूरी थ्योरी समझ लें अच्छे तरीके से। ये कहता है कि हर स्टोमा एक को कहा जाता है स्टोमेटा, बहुत को कहा जाता है। ये बनते हैं दो एपिडर्मल सेलों से जो कि मॉडिफाइड हो जाते हैं बीन शेप सेल के अंदर, जिसे गार्ड सेल्स कहा जाता है। मैंने पूरा मैकेनिज्म समझा दिया। अनलाइक एपिडर्मल सेल, जैसे एपिडर्मल सेल होते हैं इस तरह से गार्ड सेल नहीं होते, क्योंकि गार्ड सेल के पास अपना उनका क्लोरोप्लास्ट होता है, उनकी बाकायदे थिक थिन जो है वो वाल होती है, ताकि वो जब टर्जिड हो तो वो फटे ना। ये कहता है जो गार्ड सेल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये डिपेंड करती है गार्ड सेल की टर्जिडिटी, जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये डिपेंड करती है गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के ऊपर। मैंने आपको बताया ना, ये कहता है कि स्टोमेटा जो है वो दिन को खुले रहते हैं और रात को वो बंद होते हैं। तो यानी जो लाइट होती है वो एक मेन फैक्टर है स्टोमेटा को खोलने के लिए और बंद करने के लिए। ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। ये इमेज मैंने आपको समझा दी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। मैकेनिज्म भी सारा समझा दिया। मैंने कहा कि भाई जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग हो रही है स्टोमेटा की, वो डिपेंड करती है गार्ड सेल की टर्जिडिटी के ऊपर। और टर्जिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? चेंज इन दी सोल्यूट पोटेंशियल, या जिसको दूसरा ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको कहा ना कि आपको सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल का पता होना चाहिए, तभी ये टॉपिक समझ आएगा। When guard cell shows turgidity, the stomata remain open. जब guard cell turgid होंगे स्टोमेटा खुले हुए होंगे। When guard cell flaccid, the stomata remain closed. जब guard cell flaccid होंगे तो स्टोमेटा क्या होंगे? क्लोज होंगे। अब ये कहता है कि ये जो सोल्यूट पोटेंशियल के अंदर जो चेंज आ रहा है, कभी सोल्यूट पोटेंशियल यानी बढ़ रहा है, सोल्यूट की अमाउंट बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें एक लाइट है जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दी, दूसरी पोटेशियम आयन से। इसका जो है वो थोड़ा सा मैं जिक्र आपको करके समझाता हूं कि ये कब जरूरी होते हैं। ये कहता है कि जैसे लाइट गार्ड सेल्स के ऊपर लगती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ग्लूकोज की अमाउंट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मैंने कहा जिस तरह से ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज होगी तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ आई ना आपको? नतीजे में मैंने क्या बताया कि पानी कहां मूव करेगा? जहां सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा, और सोल्यूट पोटेंशियल गार्ड सेल के अंदर ज्यादा है, तो पानी मेसोफिल सेल से निकलना, एपिडर्मल सेल से निकलना शुरू कर देगा और गार्ड सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। और एंड ऑस्मोसिस की वजह से पानी अंदर आ रहा है ना, जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगा? टर्जिड, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन। अब रात के टाइम पे जो गार्ड सेल्स है वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। अगर खुद नहीं करते तो एपिडर्मल सेलों को दे देते हैं, मेसोफिल सेल को दे देते हैं। उनका फिर सोल्यूट पोटेंशियल दोबारा से क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और उनका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये कहते हैं ये जो डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है ना सोल्यूट पोटेंशियल के अंदर, तो इसी वजह से जो है वो गार्ड सेल की टर्जिडिटी वगैरह बन रही है। जैसे सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा गार्ड सेल का, पानी गार्ड सेल से निकलेगा, अपने नाइबर सेल में जाएगा, एपिडर्मल सेल में भी जाएगा, मेसोफिल में भी जाएगा, और गार्ड सेल की टर्जिडिटी क्या हो जाएगी? खत्म। वो फ्लैसिड हो जाएगा और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो ये कहानी थी स्टोमेटा के खुलने की, बंद होने की, स्टोमेटा के बनने स्टोमेटा के मैकेनिज्म की। अच्छा, अब एक और चीज हमारी जो आखिरी रही हुई है वो ये रही हुई है कि हमने पढ़ना है कि पोटेशियम आयंस का जो है वो क्या रोल होता है। देखो हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको रात को अपने स्टोमेटा खुले रखने होते हैं, जिस तरह से केम प्लांट है, क्रेसुलेसिन एसिडिक मेटाबॉलिज्म प्लांट। अब ये प्लांट मैं आपको बायोएनर्जेटिक्स के अंदर समझाऊंगा, बल्कि मैंने लेक्चर भी शायद छोड़ा हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बहरहाल बस इतना याद रखो कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक प्लांट है क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। ये वो प्लांट होते हैं जो कि रात के टाइम पे अपने स्टोमेटा को खुला रखते हैं। वैसे नॉर्मली दिन को खुले होते हैं, लेकिन ये साहबजादे वो हैं जो रात को खुला रखते हैं। अब जब ये रात को अपने स्टोमेटा को खुला रखेंगे तो मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि रात को लाइट होती है? नहीं होती। रात को रोशनी होती है? नहीं होती। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा?
जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा ग्लूकोज बनेगा नहीं बनेगा, जब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा गार्ड सेल के अंदर सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब तक गार्ड सेल का सोल्यूट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा तो क्या वहां पे टर्जिडिटी होगी नहीं होगी, और टर्जिडिटी नहीं होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे या नहीं होंगे, अंडरस्टूड बात है नहीं होंगे। देखिए कहानी को इस तरह से जोड़ा करो। तो अब रात को लाइट है नहीं, इनको स्टोमेटा भी खोलने हैं। अब लाजमी है कि अगर ये मेरे पास एक गार्ड सेल, ये मेरे पास दूसरा गार्ड सेल है, ये क्या हमने कसम खाई हुई है कि इनके अंदर जो सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ाना है उसके लिए ग्लूकोज ही रिक्वायर्ड है, उसके लिए स्टार्च ही रिक्वायर्ड है, बस बाकी और कोई चीज सोल्यूट नहीं है, ग्लूकोज के अलावा बाकी कुछ भी सोल्यूट नहीं होता। भाई ये जो आपके पोटेशियम आयंस हैं ये भी तो सोल्यूट के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो रात को ये क्या करते हैं, एटीपी खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, एनर्जी करेंसी खर्च करते हैं, वो खर्च करके ये पोटेशियम आयंस को अपने अंदर पैसों से भरना शुरू कर देते हैं, एटीपी खर्च करके भरना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ का सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब यहाँ का सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये साइडों वाले सेलों से पानी खींचना क्या कर देगा, स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे जो सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ रहा है वो ग्लूकोज स्टार्च लाइट की वजह से नहीं बढ़ रहा, किसकी वजह से बढ़ रहा है, पोटेशियम आयंस की वजह से बढ़ रहा है। और ये हर प्लांट ये काम नहीं करता, कुछ प्लांट है जैसे मैंने आपको कैम प्लांट की मिसाल दिया, एक और प्लांट होते हैं C4, ये ज्यादातर इस तरह की हरकतें करते हैं। क्यों करते हैं देखें बेटा, फिर वो हमारा एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ये कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस also play important role in the turgidity of guard cells in some species of plant। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर का पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन गार्ड सेल की टर्जिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पोटेशियम आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है भेजा जाता है, और एटीपी खर्च करके उसको भेजा जाता है गार्ड सेल्स के अंदर पड़ोसी सेलों से निकाल के। इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस यानी कि अंदर की तरफ एंट्री, इनफ्लक्स का मतलब होता है कि गार्ड सेल के अंदर की तरफ जो एंट्री होती है वो सोल्यूट पोटेंशियल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और मैंने क्या बताया था, जहां का सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पे पानी क्या करेगा, खींचा चला जाएगा। ये लैला मजनू वाली कहानी है, सही है ना, जहां लैला वहां मजनू। तो लैला समझ लो कि सोल्यूट पोटेंशियल है और मजनू पानी है, तो जहां पे लैला वहां पे मजनू। इन रिजल्ट वाटर मूव्स फ्रॉम मेसोफिल सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स इनटू द गार्ड सेल्स। आ जाएगा पानी भाई घूमता घूमता जहां से एपिडर्मल सेल से मेसो सीधा गार्ड सेल के अंदर, और गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, टर्जिड, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, रात के टाइम भी स्टोमेटा खुले हुए हैं। फिर जब जरूरत पूरी हो जाएगी तो हो जाएगा इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, यानी कि पोटेशियम आयंस को निकाला जाएगा बाहर, कहां से, गार्ड सेल से। कहां भेजा जाएगा, नाइबर सेल में। भाई जहां से लिए थे वहीं भेजेंगे, और क्या करेंगे, नतीजे में सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो गार्ड सेल्स हैं वो दोबारा फ्लैसिड हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। यहाँ पे हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म, उसके फैक्टर अच्छे तरीकों से आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आप इनको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां बात समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बोल सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपकी जो है वो रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगा। और उसके अलावा अगर सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसी चैप्टर के अंदर होम्योस्टेसिस इन प्लांट के पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, आप वहां से भी समझ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।